हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब मस्त हो और घर पर ही स्वस्थ हो। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ना शुरू किया और उसमें हमने काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। हम हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं। मुझे भी लग रहा है आप खूब मेहनत करते होंगे, घर पे नोट्स बनाते होंगे, रेगुलर वीडियो लेक्चर्स देखते होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई भी करते होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के ये इंटरेस्टिंग और नए लेक्चर को। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने छोटे छोटे डेफिनेशंस किए थे और उसके बाद हमने वहाँ पर एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन, एक प्रैक्टिकल थियरी किया था, जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि लाइट के बारे में हमने उसकी पूरी जो वेवलेंथ एंड जो फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में रिलेशन और वो पूरे बैंड को हमने समझने की कोशिश की थी एक डायग्राम के जरिए। ठीक है, आज हमें कुछ और टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग लाइट जो है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं लाइट को। ठीक है, अब ये लाइट जो है यानी कि जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है कि उसका पार्टिकल नेचर भी है, यानी कि लाइट का वेव नेचर है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन उसका पार्टिकल नेचर भी है, ऐसी कुछ थियरीज ये बात को सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि कौन सी ऐसी थियरी है जो लाइट को पार्टिकल नेचर है ऐसा प्रूव करते हैं और ऐसा सजेस्ट करते हैं। तो यही सारे टॉपिक्स हम लोग आज से शुरू करेंगे। और बच्चों, ये सारे टॉपिक्स छोटे छोटे टॉपिक्स है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ठीक है, बट इंटरेस्टिंग काफ़ी है और उनमें आपको कुछ फंडामेंटल चीज़ें समझ में आएगी और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि थोड़ा नहीं पर काफ़ी सारा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये टॉपिक्स मतलब मज़ेदार होने वाले हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, 10th है या फिर 11th है। ठीक है, और ये लेक्चर में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना कि हमने बताया कि भाई पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, उसका जो पार्टिकल नेचर होता है, ऐसी कौन सी थियरी सजेस्ट कर रही है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। तो बेसिकली हमें ऐसे 4 थियरीज पढ़ने हैं जो ये प्रूव करते हैं कि लाइट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसका पार्टिकल नेचर होता है बच्चों। ठीक है, यस। तो पहली थियरी है दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये हमारे लिए फर्स्ट थियरी है जो ये बात को प्रूव करेगा। ठीक है, ओके। नंबर टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये पढ़ेंगे। नंबर 3 वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी एंड चौथी थियरी है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम का लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। बेसिकली एक के बाद एक थियरी हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो ऐसा प्रूव कर रहा है कि ये पार्टिकल नेचर का होता है, यानी कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है। अब यहाँ पर ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होगी, क्योंकि ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में थोड़ी बहुत चीज़ें हमने पढ़ी थी। ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अगर मैं बताऊँ तो बेसिकली ये सिंपल सा फंडा ये बता रहा है कि अगर आपके पास कोई भी मेटल की प्लेट है और वो मेटल की प्लेट के ऊपर आप क्या कर रहे हो, लाइट को इंसिडेंट कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे, यानी कि वहाँ से एमिट हो जाएंगे। यस बच्चों, तो जरा ध्यान से देखना। यहां पर यह बताया है कि अगर आपके पास कोई भी मेटल की प्लेट है, बेसिकली मेटल की प्लेट है तो एटम से बना होगा, एटम्स इलेक्ट्रॉन से बने होंगे, और भी पार्टिकल होंगे, पर अभी हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, वो मेटल की प्लेट के ऊपर जब भी लाइट इंसिडेंट होती है तो उसके ऊपर जो भी पार्टिकल होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिलीज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से, जैसे वो एमिट हो जाते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो आइंस्टाइन ने दिया था टॉपिक, हम लोग पढ़ेंगे आगे। बट अभी हम शुरू करते हैं
दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, क्या आएगा? दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। चलो जरा ध्यान दो यहाँ पर बच्चों, तो मैं ये टॉपिक को यहाँ से शुरू करूँगा। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, वैसे लंबा यानी कि उतना लंबा नहीं है, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि ये लेक्चर के अंदर ये टॉपिक को ख़त्म कर ले। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखना, हम लोग अभी यहाँ पर थोड़े से लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। 30 मिनट की जगह पर मैं लेक्चर 22-25 मिनट का रिकॉर्ड करूँगा, जिससे हम लोग ये टॉपिक सिंगल टॉपिक एक एक लेक्चर में करेंगे, ताकि वो अपने को क्लियरली हो। अगर मैं एक ही लेक्चर में ये टॉपिक्स 2-2, 3-3 टॉपिक पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, स्पीड थोड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं एक एक टॉपिक को शांति से समझाऊंगा। ठीक है, एक एक वीडियो में। तो पहला टॉपिक है दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब जरा ध्यान देना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है? ठीक है, पे अटेंशन हियर। बेसिकली एक बात मैं आपको बता दूं, इसकी डेफिनेशन समझने के लिए जरा ध्यान से देखना कि मान लो हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग इस तरह से लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, तो हम ब्लैक बॉडी उसी को बोल सकते हैं जो ये तीन में से कोई भी एक प्रोसेस करता हो। जरा ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या है? ये एक ब्लैक बॉडी है। अब याद रखना बच्चों, नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि अगर वो ब्लैक बॉडी है तो उसका कलर भी ब्लैक होगा। नो, ब्लैक बॉडी नीड नॉट टू बी ब्लैक। जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक कलर का ही हो, वो ब्लैक कलर हो सकता है पर वो ब्लैक कलर ही होगा ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी नीड नॉट टू बी ब्लैक। अब मान लो आपने जो लाइट दिया है, आपने लाइट जो है वो उनके ऊपर इंसिडेंट किया, तो वो ये तीन चीज में से कोई भी एक प्रोसेस करेगा। जरा ध्यान से देखना, पहली बात, या तो वो इस लाइट को पूरी तरह से, जितनी भी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का लाइट आया है या इंटेंसिटी का लाइट आया है, वो उस पूरी की पूरी लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा? या तो वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर वो पूरी की पूरी लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। जितनी भी लाइट आई है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा? पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। या फिर तीसरा प्रोसेस ये वो करेगा कि जितनी भी लाइट आई है पूरी लाइट को वो ट्रांसमिट कर देगा। ट्रांसमिट कर देगा पूरी लाइट को, ट्रांसमिट द लाइट। समझो मैं क्या समझा रहा हूं आपको। मान लो कि भी आपके पास कोई एक ब्लैक बॉडी है, ये एक ब्लैक बॉडी है। आपने क्या किया? आपने उसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट किया, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड की। तो अगर ये ब्लैक बॉडी है तो वो ये पूरी एनर्जी जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसको या तो एब्जॉर्ब कर लेगा वो पूरी तरह से, या फिर वो इसको जितनी भी लाइट आई है पूरे के पूरी को रिफ्लेक्ट कर देगा, या फिर वो ट्रांसमिट कर देगा। समझे कि नहीं? क्या करेगा? ट्रांसमिट कर देगा। अगर मैं आपको एग्जांपल्स बताऊं तो प्रैक्टिकली दुनिया में ऐसे कोई एग्जांपल नहीं है जो पूरी तरह से आइडियली ब्लैक बॉडी हो। ठीक है, दुनिया में प्रैक्टिकली ऐसे कोई एग्जांपल नहीं है जो आइडियली पूरी तरह से ब्लैक बॉडी हो, पर हमारे पास ऐसे कुछ एग्जांपल है जो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करते हैं, जो नियरली ब्लैक बॉडी है, चाहे एग्जैक्टली ब्लैक बॉडी ना हो बट वो नियरली ब्लैक बॉडी है। एग्जांपल्स क्या है? मान लो कि भाई सन की बात करते हैं हम, वो एक प्रकार का ब्लैक बॉडी कंसिडर किया हुआ है, या फिर कार्बन ब्लैक है, उसको आप ब्लैक बॉडी समझ सकते हो। चलिए एक एग्जांपल देता हूं, रोटी बनाते हैं ना, तो उसकी वो जो तवी आती है, तो उसमें से नीचे से हीट मिलती है, वो हीट सीधी ऊपर रोटी पे जाती है ना, तो उसने क्या किया? तवी ने ट्रांसमिट कर दिया। क्या किया? उस एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है ना? तो उसने तीनों में से एक प्रोसेस तो की, तो उस तवी को हम नियरली ब्लैक बॉडी बोलते हैं। हालांकि जितनी हीट को वो लेता है उतनी पूरी को दे नहीं देता। ठीक है, क्लियर है? बट वो नियरली क्या करता है? नियरली वो उसको एमिट कर देता है। ठीक है, ट्रांसमिट कर देता है। इसलिए वो एक नियर टू एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बट एग्जैक्ट एग्जाम्पल ये है ही नहीं। सिर्फ समझने के लिए हम ये ले सकते हैं वो तवी के बारे में। समझ में आया आपको? क्लियर होना है ना? देखिए टॉपिक धीरे धीरे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, मजा आएगा, थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, चलो मान लो कि भाई हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कोई भी एक ब्लैक बॉडी लिया है, हम डेफिनेशन भी लिखेंगे। ओके, शांति से करेंगे, डेफिनेशन के साथ समझेंगे। लाइक यहाँ पर हमने अलग अलग वेवलेंथ वाली या कोई भी ऐसे लाइट को, रेस को हर जगह से इंसिडेंट किया है।
ठीक है। अब ये ब्लैक बॉडी है हमारे लिए, क्या है, दिस इज अ ब्लैक बॉडी। मैं यहां पर लिखता हूं, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ओके, बी अटेंटिव हियर स्टूडेंट्स। तो इसका डेफिनेशन बनेगा, जरा ध्यान से देखना, ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी की बात है, ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी की बात है, ठीक है। ब्लैक बॉडी, ओके, इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर, ठीक है। वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है और वो एक परफेक्ट एमिटर है। जितनी भी लाइट या एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया उतने पूरी लाइट को क्या कर देगा, वो ट्रांसमिट कर देगा, एमिट कर देगा, ठीक है। अब इससे जो रेडिएशन एसोसिएटेड होगा, अब यहां से जो एब्जॉर्ब करने के बाद जो ट्रांसमिट होकर आपको रेडिएशन मिला होगा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी कि आपने कोई भी ब्लैक बॉडी लिया, उसके ऊपर आपने एनर्जी दिया और वो एनर्जी दूसरे साइड से कोई एनर्जी निकल रही है, तो वो जो एमिट होने वाली एनर्जी है, उसी एनर्जी को क्या बोल दिया है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। समझ में आया कि नहीं, तो जरा ध्यान देना, रेडिएशन एसोसिएटेड विथ ब्लैक बॉडी, associated with black body is called black body radiation। उसी को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ध्यान देते रहना यहाँ पर, बी अटेंटिव हियर स्टूडेंट्स। हाँ, अब देखो, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। लाइक हमने कल एक पूरा वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का एक पूरा बैंड थी बनाया था, जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे कौन सी लाइट, मतलब लाइट जो होता है उसकी पूरी फ्रीक्वेंसी की रेंज बताई और कहाँ पर कौन सा वहाँ पर लाइट होगा, यूवी होगा, आईआर होगा, लॉन्ग रेडियो वेव्स होंगे, एफएम होंगे, एएम होगा, वो क्या पढ़ा, वो सब हमने पढ़ा था कि भाई वो क्या सब कब कहाँ पर क्या होता है, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, मान लो किसी ने भी एक आयरन का पीस लिया है, ठीक है, जरा ध्यान देना, मान लो किसी ने भी एक आयरन का पीस लिया है और उस आयरन के पीस को उन्होंने क्या किया, आपने मान लो भाई हीटिंग करना शुरू किया, ध्यान देना, यहां पर हीट करना आपने शुरू किया। अब आपको वहां पर विबग्योर वाला याद होगा, और मैंने समझाया था कि जब भी आप स्टार्टिंग में हीट करते हो, तो वो जिस चीज को आप हीट करते हो, तो स्टार्टिंग में उसका टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, उस टाइम पर उसका कलर कैसा बनेगा, रेड बनेगा, जो धीरे धीरे येलो में कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे वो वाइट बनेगा एंड लास्ट में वो वायोलेट बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? यानी कि धीरे धीरे आप जैसे उसको हीट करोगे, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और धीरे धीरे वो उसका कलर जो है, ठीक है, उसका कलर भी जो है वो धीरे धीरे वायलेट की तरफ जाएगा। यानी कि याद करिए विबग्योर, याद करिए विबग्योर, याद आ रहा है? तो यहां पर क्या होता है, रेड कलर का लैम्बडा वैल्यू जो होता है वो मैक्सिमम रहता है, पर म्यू वैल्यू जो है वो मिनिमम है, न्यू वैल्यू। यानी कि रेड कलर का जब वो बनेगा तब उसका वेवलेंथ मैक्सिमम रहेगा, बट उसका जो फ्रीक्वेंसी है मेरे प्यारे बच्चों वो मिनिमम रहेगा, कम से कम रहेगा, ठीक है। सेम वे अगर हम यहां की बात करें तो यहां पर क्या होगा, यहां पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, ठीक है, न्यू की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और यहां पर लैम्बडा क्या रहेगा, वो मिनिमम रहेगा। यहां पर लैम्बडा क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। यानी कि आप जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाते हो, यानी कि हीटिंग बढ़ेगा, वहां पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, पर वहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, बट वेवलेंथ वहां पर एकदम कम हो जाएगा, एकदम नहीवत, नेग्लिजिबल जितना हो जाएगा, वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? इसका चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इतने पार्ट का, क्योंकि मुझे ये रब करना है। कम ऑन स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मुझे ये रब करना है, ओके, क्योंकि यहां पर हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जरा ध्यान से देखना, टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और हमें इस लेक्चर में इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करना है, पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है। क्लियर है? एक बार देखते हैं ब्लैक बॉडी क्या करता है। पूरी जितनी भी उसको एनर्जी मिली है, या तो वो उसको ट्रांसमिट कर देगा,
या तो वो उतनी पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर वो पूरी की पूरी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा। ये तीन में से कोई ना कोई एक प्रोसेस तो वो ज़रूर करेगा। और ब्लैक बॉडी को क्या बोलते हैं? इट इज़ अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड अ परफेक्ट ट्रांसमीटर। ठीक है, उसी को ब्लैक बॉडी बोलते हैं। प्रैक्टिकली ब्लैक बॉडी कोई संभव नहीं है, बट नियरली ब्लैक बॉडी हमारे पास है। ब्लैक बॉडी के जैसे एग्जाम्पल्स है, एग्जैक्ट ब्लैक बॉडी हमारे पास प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस, जरा ध्यान देते रहना, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये आपने देखा कि आप जैसे जैसे गर्म करते हो, देखो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि आपने कैंडल को देखा होगा और फिर उसको जलाकर उसकी फ्लेम को भी देखा होगा। तो आपने ये लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी किया था कि भाई वहां पर जो ब्लू कलर का फ्लेम होता है उसका टेम्परेचर तकरीबन 1700 डिग्री सेल्सियस से भी हाई रहता है, करेक्ट। और जो येलोइश पार्ट रहता है उसका टेम्परेचर 300 से 400 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो वहां पर ये बात प्रूव होती है कि भाई ब्लूइश कलर जो होता है उसका टेम्परेचर हाई रहता है। और वही चीज स्टार्स में भी रहती है। आपने पढ़ा होगा, आई डोंट नो, पर पुराने सिलेबस में 10th के एक चैप्टर था यूनिवर्स नाम का, उसमें ये चीज़ बताई थी कि दो प्रकार के स्टार्स होते हैं, एक होते हैं ब्लू स्टार, एक होते हैं रेड स्टार। नॉर्मली लोग ये मानते हैं कि भाई रेड कलर जो होता है वो हॉट कलर है, बेसिकली उससे ज़्यादा वार्मर कलर होता है ब्लू, वायलेट। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूं, वहां पर जो आपको अगर कोई स्टार दिख रहा है बच्चों, इफ यू आर एबल टू सी सम स्टार, तो वो स्टार का जो वहां पर कलर होगा, जरा ध्यान देना, अगर वो रेडिश कलर का स्टार हुआ यानी कि वो कोल्डर स्टार है, और अगर वो वायलेट कलर का स्टार हुआ तो वो वार्मर स्टार हुआ। समझे कि नहीं? अगर वो स्टार का कलर वायोलेट है यानी कि वो वार्मर स्टार है, ब्लू स्टार गर्म स्टार होते हैं। ठीक है कि नहीं? यस, ये बात ध्यान रखना आप। तो यहां पर हमें एक बात क्लियर होती है कि ऑन हीटिंग, अगर हम हीट करते हैं, ऑन हीटिंग ब्लैक बॉडी, मान लो आपने ब्लैक बॉडी को हीट करना शुरू किया है, ये ब्लैक बॉडी लिखते हैं हम लोग, ध्यान देना, ठीक है? क्या होगा? तो टेम्परेचर बढ़ता है, अगर आप ब्लैक बॉडी को हीट करते हो टेम्परेचर बढ़ेगा, पर वेवलेंथ क्या होगा? घटेगा, एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बढ़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप क्या कर रहे हो, आप ब्लैक बॉडी को हीट करना शुरू करते हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन में उसका टेम्परेचर बढ़ेगा पर उसका वेवलेंथ घटेगा, सामने फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और ऐसी कंडीशन के अंदर उसका एनर्जी इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको ये बात याद ही है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, दैट इज वेवलेंथ। यानी कि धीरे धीरे एनर्जी बढ़नी चाहिए और बढ़ ही रही है, जैसा इसमें बताया है वो इस फॉर्मूला में भी फॉलो हो रहा है, वो भी हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है ना? यस। इसके बाद क्या किया, तो हमने ग्राफ लेकर समझने की कोशिश की। लाइक हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है, ओके, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने एक्स एक्सिस के ऊपर वेवलेंथ ले लिया है, इधर क्या लिया है हमने? वेवलेंथ लिया यानी कि लैम्बडा, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या ले लिया? इंटेंसिटी ले ली है। ठीक है, क्या लिया हमने? इंटेंसिटी ली। अब ज़रा ध्यान से देखना कि पहले हमने T1 कंडीशन पे हमारे पास ये ग्राफ बना था और यहाँ पर ये मैक्सिमम और ये वैल्यू आ रहा था, ठीक है, और T2 कंडीशन में जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है, ठीक है कि नहीं, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बना है, ठीक है, दिस वाज आवर ग्राफ। तो यहाँ पर ये क्या है, तो ज़रा ध्यान से देखना, आप ये ले सकते हो कि भाई ये टेम्परेचर T2 है, बराबर, तो ये वाला क्या है? टेम्परेचर मैंने ले लिया है T3 जितना, यानी कि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया। तो यहाँ पर एक बात आप गौर करना, याद रखना, नॉर्मली आप जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि वेवलेंथ जो है वो घटेगा। अब यहाँ पर एक मैं काम करता हूँ, इसका जो टेम्परेचर है वो इसको मैं T3 करता हूँ, इसको मैं T2 करता हूँ, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखना, बेसिकली ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो लैम्बडा क्या हुआ? घटा। यहाँ पर T3 जो है दैट इज ग्रेटर देन T2 है, तो मैंने यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या हुआ? इंटेंसिटी तो बढ़ी, बट वहां पर वेवलेंथ घटा। देखो वेवलेंथ कम है और इसका वेवलेंथ हाई है, समझेगे नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं?
यस, ये ग्राफ को समझ लो, ये ग्राफ से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। क्लियर है इधर तक सबको? दैट्स गुड। क्लियर है ना? दैट्स गुड, वेरी गुड। चलो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि भाई जो ब्लैक बॉडी होता है, ठीक है, वॉट एवर द ब्लैक बॉडी इज, तो उसमें ये तीन में से एक प्रोसेस होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये तीन में से कोई भी एक प्रोसेस होना ज़रूरी है। वो क्या है? वो एक परफेक्ट क्या है, एमिटर हो सकता है, या फिर वो परफेक्ट एब्जॉर्बर हो सकता है। क्लियर है इतना? जैसे हमने आयरन का एग्जांपल लिया, कोई भी चीज़ को हम इनिशियली जब बर्न करते तब उसका कलर रेड होता है, और धीरे धीरे वो करते करते और बर्न करते रहेंगे और बर्न करते रहेंगे तो उसका कलर जो है वो वायलेट बनता जाएगा, यानी कि उसका वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। नहीं, वेवलेंथ घटेगा, जागते रहो। मैं यही चेक कर रहा था, वेवलेंथ घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। और वही चीज़ हमने यहाँ पर लेकर एक ग्राफ बनाया। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ा तो इंटेंसिटी घट गई, ठीक है कि नहीं? टेम्परेचर कम है, पर जो टेम्परेचर बढ़ा है T3 किया तो वेवलेंथ क्या हुआ, घटा, बट वहां पर इंटेंसिटी बढ़ गया। और ये ग्राफ भी यही चीज को प्रूव कर रहा है। ये ग्राफ भी क्या कर रहा है, यही थियरी पार्ट को वो जस्टिफाई कर रहा है। और ये जो है हमारे पास वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। इसको मैं 3 स्टार लगाता हूं, क्योंकि ये बहुत ही VIP वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है इतना? इधर तक सबको समझ में आया? तो ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट हुआ है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टॉपिक लेंगे, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देने वाले साइंटिस्ट वैसे थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। बहुत जोरदार साइंटिस्ट थे, बहुत ही मस्त थियरी है। क्या है, कैसे है, क्यों है, किसने दिया, क्या है, सारी डिटेल्स हम आगे आने वाले लेक्चर में रखेंगे, उसमें पढ़ेंगे। आई होप कि आप सबको ये छोटे से टॉपिक में अच्छी तरह से समझ में आया। मैंने पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आ रहा होगा आपको, पर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन बच्चों, गुड बाय, टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसकी नोट्स बना देना मेरे प्यारे बच्चों, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसकी नोट्स बनाना माय डियर स्टूडेंट्स। मैं 10-20 सेकंड वेट करता हूँ ताकि जिसको रीड करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, वो ले पाए।